नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। हम डेली की तरह रोज जो 10 टॉप करंट के क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ रहे हैं। जितने आपके एग्जाम आ रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। रोज की तरह हम जो है पहले क्या करेंगे, आज करेंगे कि आज के इतिहास में क्या क्या घटना हुई है। ऐतिहासिक घटनाओं की अगर बात करें तो ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो ये है कि 1524 में आज ही के दिन क्या हुआ था, वास्को डिगामा को वायसराय भारत जो है बनाया गया था। वास्को डिगामा भारत में 3 बार वायसराय बनकर आए हैं और लास्ट बार जो वायसराय बनकर आए थे वो 1524 में भारत में आए थे। वास्को डिगामा से पूछा जाए तो ये बता देना कि ये पुर्तगाल के नाविक थे और इन्होंने जो है क्या की थी, एक नए मार्ग के द्वारा भारत की खोज की थी। इसके अलावा 1897 में ब्रिटेन में पहली बस सेवा की शुरुआत की गई। आज ही के दिन ब्रिटेन में 1897 में क्या किया गया था, पहली बस जो प्राइवेट बस होती है उसकी शुरुआत की गई थी। 1920 में प्रोफेसर सतीश धवन, आपको पता होगा कि सतीश धवन कौन है। सतीश धवन वही सतीश धवन जिन्होंने भारत के रॉकेट का जिन्होंने जो है एक अलग ही लेवल जो है पहुंचाया है दुनिया में। तो सतीश धवन का जो है जन्म हुआ था। आपको पता भी होगा कि आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है, आंध्र प्रदेश का कौन सा, श्रीहरिकोटा, जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो इन्हीं के नाम पर है। अगला एक और क्वेश्चन है, 2020 में मशहूर गायक एबी बाला सुब्रमण्यम का आज ही के दिन जो है क्या हुआ था, निधन हुआ था। ये 4 क्वेश्चन जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है जो इतिहास में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 दिवस का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना पूरी डिटेल में। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 सितंबर की अगर बात करें तो 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को आपका अंत्योदय दिवस, विश्व फार्मासिस्ट दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, ये तीनों दिवस ही जो है आज के दिन क्या है, मनाए जाते हैं। अब बात बताएं तो फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट दिवस जो है वो क्या है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो भारत में है। इसके अलावा जो जनता दल, जो एक पार्टी है, जनता दल के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्मदिन जो है बीजेपी जो है बड़े धूमधाम से मनाती है, इसके लिए दीनदयाल जयंती का आयोजन किया जाता है। अंत्योदय की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है कि भारत का जो अंतिम व्यक्ति है, भारत के अंतिम व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अंत्योदय कहा जाता है। एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं जरा कैसे। पहली बात करते हैं तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, ये जो है मैंने तीनों बात आपको बता दी है। इसमें अंत्योदय की अगर बात करें, अंत्योदय क्या होता है तो समाज का सबसे निचले स्तर का जो व्यक्ति होता है, मतलब सबसे गरीब वर्ग जो होता है, जो मतलब ये किसी जाति विशेष का नहीं हो सकता, वो कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, अंत्योदय कहा जाएगा। और अंत्योदय की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अन्न देने की जो शुरुआत है, अंत्योदय अन्न योजना, आप ध्यान रखना, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं कि फार्मासिस्ट दिवस की अगर बात करें, फार्मासिस्ट दिवस क्या है तो ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत सन 2009 में की गई थी। फार्मासिस्ट दिवस की शुरुआत सन 2009 में की गई थी और भारत में जितने भी जो फार्मासिस्ट हैं वो अपने एक यूनियन को बनाए रखें, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत की पहचान बनाने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। ध्यान रखना कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एक जो है वो कैसी संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक, इसके अलावा जो दुनिया में टॉप 10 दवाई बनाने वाली कंपनी है उनमें आपकी 6 कंपनियां जो है वो किसकी है, भारत की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्होंने ही जो है क्या किया था, जनता दल के संस्थापकों में से एक है। जनता दल के क्या है, संस्थापकों में से एक है, जनता दल के संस्थापकों में से एक व्यक्ति है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इनका जन्म कहां हुआ, तो इनका जन्म हुआ था मथुरा में। मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु हुई है इनकी मुगल सराय में। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, मुगल सराय जो जंक्शन है उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। 2018 में इसका नाम बदलकर, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया है,
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला एक क्वेश्चन है, ये आपका बहुत चर्चित क्वेश्चन है, हो सकता है इस पे कुछ विवाद भी उठ जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि दलितों पर अत्याचार के मामलों में शीर्ष राज्य कौन रहा है। दलितों पर जो पिछले 2022, 23, 24 जो आंकड़े हैं, उनमें अभी जो आंकड़े आए हैं 2022 और 2023 के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा जो दलितों पर जो अत्याचार हुए हैं वो कहां पर हुए हैं, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, पहले नंबर पर जो है इसमें यूपी है, दूसरे नंबर पर इसमें राजस्थान है, तीसरे नंबर पर इसमें जो है वो कौन है, आपका मध्य प्रदेश है। पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर क्या है, मध्य प्रदेश है। यहां पर सबसे ज्यादा जो दलित वर्ग है, दलित आपका जो जिसको कहा जाता है क्या, एससी समुदाय, यहां इन समुदाय पर सबसे ज्यादा जो है क्या हुआ है, सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में आपको बताता हूं। लगभग उत्तर प्रदेश में 2022-2023 में 51,665 मामले आए, जिनमें से केवल 23% से ज्यादा जो मामले हैं वो ऐसे आए जहां पर दलितों पर अत्याचार वाले मामले आए हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो राजस्थान में लगभग 17%, 16.75% मामले ऐसे हैं जहां पर दलितों पर अत्याचार हुआ है। इसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 14.9% मामले ऐसे आए हैं जहां पर मध्य प्रदेश में दलितों पर क्या हुए, अत्याचार हुए हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि जो एसटी समुदाय हैं, एसटी समुदाय पर सर्वाधिक अत्याचार अगर आपसे पूछा जाए कहां हुआ, तो ये बताना कि एसटी में सर्वाधिक जो अत्याचार हुआ है वो कहां पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। कहां पर हुआ है साहब, ये हुआ है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि इसमें केवल 13 राज्यों के आंकड़ों को शामिल किया गया था। इसके अलावा किसमें, 13 राज्यों को शामिल किया गया था। दलित किसको कहा जाता है, दलित वो वर्ग है जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। और दलित किसको कहा जाएगा, दलित कहा जाएगा वो व्यक्ति जिसे गंभीर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगले क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें 4 चीज और बता दूं जिसमें आपको समझना है। एक क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट में आपका एक आता है आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15(1) आपका क्या कहता है, ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म या स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक आपका आर्टिकल आता है 17। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक आता है आपका आर्टिकल 23, बालात श्रम का प्रतिषेध, मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति के बच्चे को क्या है, जही जोर जबरदस्ती करके किसी काम धाम में नहीं लगाया जाएगा। ये सारे क्या हैं कि ज्यादातर जो बाल श्रम में है वो कौन से बच्चे हैं, बाल श्रम में दलित बच्चे हैं। अस्पृश्यता का सबसे ज्यादा जो सामना करते हैं वो कौन करते हैं, दलित करते हैं। और भेदभाव की अगर बात करें तो मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर दलितों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता है। इसलिए इन अनुच्छेदों को मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये जो है आपके अधिकारों को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको मैं फिर बता दूं, पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे पर क्या है, आपका मध्य प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नए वैश्विक जलवायु हानि क्षति कोष में प्रथम निदेशक कौन बनाए गए हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था COP28। COP28 का आपको पता ही होगा कि COP28 का जब आयोजन किया गया तो इस आयोजन में एक बात की गई कि जो दुनिया के ऐसे देश हैं जो गरीब हैं और विकासशील है, उनमें अगर क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से बहुत बड़ी हानि होती है, तो उनके लिए एक ऐसा कोष बनाया जाएगा जिससे उनको जो है आर्थिक लाभ पहुंचा सके हम। उसमें क्या था कि कई बार जो है जो बड़े विकसित देश थे उन्होंने बड़ा इस पर जो है हल्ला मचाया था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट के लिए तो हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। उसको लेकर बड़ी चर्चा रही थी। तो पूरी बात करते हैं तो हानि क्षति कोष
के प्रथम निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये जो बनाए गए हैं वो कौन है, इब्राहिमा शेख डियोंग। इब्राहिमा शेख डियोंग जो है वो क्या है, आपके जलवायु हानि क्षति कोष के क्या बनाए गए हैं, वो बनाए गए आपके प्रमुख। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसकी घोषणा कोप 28 के अंतर्गत जो है की गई थी। इसकी घोषणा कोप 28 के अंतर्गत की गई थी। स्थापना इसकी कब की गई, 2023 में। पहले अध्यक्ष इसके जो मिले हैं वो 2024 में। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसका जो जलवायु हानि और क्षति कोष का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, फिलीपींस में। फिलीपींस जो है, अगर आपसे पूछा जाए फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना मनीला। इसके अलावा इसमें यह भी ध्यान रखना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका, तो वो भी कहां पर है, मनीला में है। इसमें 3000 से ज्यादा किस्म के चावलों के जो नमूने यहां पर रखे हुए हैं। और ये ध्यान रखना कि विश्व बैंक के द्वारा 2022 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त विशेष राष्ट्र फ्रेमवर्क के द्वारा आपका जो जलवायु हानि और क्षति कोष है, इसकी स्थापना की गई है। विशेष इसमें आपको जो है ये ध्यान रखना है। बोला टिनुबू की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, इजराइल के क्या है, आपके जो बोला टिनुबू जो है, चलो आपसे पूछता हूं मैं कि इसमें एक जो है ये कौन से देश के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ये तीनों जो है मैंने राष्ट्रपति रखे हैं, तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कि बोला टिनुबू जो है वो कौन से देश के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ये बड़े चर्चा में रहते अब की बार, तो कमेंट में जरा बताना कि बोला टिनुबू कौन है। अगला एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमान मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? दरअसल अब जो है एक और प्राइवेट एयरलाइन की स्थापना की जाएगी, और वो स्थापना की जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वो जो है वो कौन सी एयरलाइन है, तो ध्यान रखना शंख एयरलाइन। कौन सी एयरलाइन? शंख एयरलाइन की स्थापना की जाएगी। कौन सी एयरलाइन की? शंख एयरलाइन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये जो है कहां पर है, तो आप ध्यान रखना कि ये यूपी, और यूपी के अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो यूपी में एक जगह है लखनऊ, और इसके अलावा लखनऊ के अलावा आप ध्यान रखना नोएडा। इन दो स्थानों पर जो है ये क्या करेगा, अपना एक हब बनाएगा। यहां पर जो है आपका क्या बनाया जाएगा, एक हब बनाया जाएगा। भारत की अगर बात करें तो भारत में कुल एयरपोर्ट जो है वो कितने हैं, 487। अगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टोटल बैठते हैं आपके 34 में से 24 जो है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और 10 हवाई अड्डे कैसे हैं, सीमा शुल्क हवाई अड्डे हैं। क्या है? 10 आपके सीमा शुल्क हवाई अड्डे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो एयरलाइंस है, दो तरह की एयरलाइंस थी भारत में, और इसमें आपको इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, और इंडियन एयरवे, दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये क्या करती हैं, एक दूसरे को कोलैबोरेट करके जो है क्या करती हैं, एक दूसरे की उड़ानों को आगे ले जाती हैं। पिछले साल आपको पता भी होगा कि टाटा कंपनी के द्वारा इंडियन एयरलाइंस को क्या कर दिया गया था, खरीद लिया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? जब हम पिछले साल ये करंट पढ़ रहे थे तो 2023 में भी इसका आंसर यही था, 2024 में भी इसका आंसर यही है। दरअसल स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें पिछले साल भी पहले नंबर पर कौन था, केरल था, और इस साल भी आपका जो है वो कौन सा है, केरल ही है। दरअसल आपको मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं, क्या है मामला। आपका एक संस्था है FSSAI, फूड सेफ्टी आपकी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा 2008 में की गई थी। इसमें क्या हुआ कि इसका पहले तो ध्यान रखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नई दिल्ली। आपने एक सुना होगा कि सस्टेनेबल गोल कितने हैं, तो सस्टेनेबल गोल की संख्या है 17, और मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था कि 17 गोल में से एक गोल ये है कि सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए, सभी व्यक्तियों को एक अच्छा और स्वच्छ भोजन मिलना चाहिए। अच्छा और कैसा, स्वच्छ और भोजन मिलना चाहिए। तो इसमें ये जो भोजन है, इस भोजन को हम देखें तो सस्टेनेबल गोल को ये क्या करता है, ये पूरा करता है। केरल के खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने जो है क्या किया है, एक आंकड़ा जारी किया है, और उसने बताया
कि भारत के सभी राज्यों में केरल में सबसे अच्छा जो है क्या मिलता है, भोजन मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि फसाई कह देते हैं इसको, FSSAI के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है, सुधांश पंत है। कौन है, सुधांश पंत। और ध्यान रखना FSSAI जो है ये क्या करती है, 5 मानकों के आधार पर किसी भी स्टेट को क्या करती है, ये नंबर देती है। इसमें 5 चीजें क्या होनी चाहिए कि राज्य के पास जो जितना भी भोजन है उसका डेटा प्रबंधन बहुत अच्छा हो। इसके अलावा वो अनुपालन कैसे करते हैं, उन चीजों को रख रखाव कैसे करते हैं वो अच्छा हो। इसके अलावा खाद्य का परीक्षण किस तरीके से करते हैं वो एक बेहतरीन होना चाहिए। और प्रशिक्षण और उपभोक्ता सशक्तिकरण ये इसमें जो है शामिल होती हैं। इन 5 चरणों के आधार पर मूल्यांकन करके ये पुरस्कृत किया जाता है राज्य को। ध्यान रखना कि इस समय खाद्य मंत्री कौन है, हमारे प्रहलाद जोशी हैं। और अगर आपसे पूछे जाए कि पहले खाद्य मंत्री कौन थे, तो पहले खाद्य मंत्री अगर आपसे पूछे जाए तो पहले खाद्य मंत्री थे साहब आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या हैं, पहले खाद्य मंत्री थे। क्लियर है, पहले खाद्य मंत्री थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोले हैं? तो अभी तुम्हें पता होगा, मैंने कल वाली परसों वाली क्लास में आपको बताया भी है, और इसमें मैंने ये बताया था कि नरेंद्र मोदी यूएन की 79 बैठक, ध्यान रखना कौन सी बैठक, यूएन की 79 बैठक में, 79 बैठक में जो है वो क्या है, गए हैं। यहां पर एक बैठक और हो रही है जिसका नाम क्या है, क्वाड, क्वाड की बैठक भी हो रही है। इन दोनों बैठकों में भारत के प्रधानमंत्री गए हैं। तो यहां जो है ये दोनों बैठकों का तुम्हें पता ही आयोजन कहां किया जा रहा है, यूएसए में इनका आयोजन किया जा रहा है। तो अभी भारत ने यूएसए में क्या हो रहा है, भारत के जो लोग हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो ज्यादा जनसंख्या में जाने की वजह से क्या किया गया है, 2 शहर आपके जो हैं लॉस एंजलिस और बोस्टन, ध्यान रखना बोस्टन और लॉस एंजलिस में क्या किए गए, नए वाणिज्य दूतावास खोले गए हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी यूएनओ और क्वाड सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। यूएनओ की बात बता देता हूं, यूएनओ की स्थापना ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ के अंग पूछे जाएं तो यूएनओ के अंग कितने हैं, 6। अगर आपसे पूछा है यूएनओ की भाषा कितनी है, तो आप बताना कि यूएनओ की भाषा है कितनी, 6। इसके अलावा यूएनओ के स्थायी सदस्य कितने हैं, तो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं 5। यूएनओ में कुल सदस्यों की अगर बात करें तो कितने हैं, 193। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वाड की बात करें, क्वाड क्या है, तो क्वाड आपका अगर आपसे पूछा जाए तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसका कॉन्सेप्ट सन 2007 में, इसका कॉन्सेप्ट सन 2007 में जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, जापान के पीएम के द्वारा दिया गया। पर इस बात को 2017 में क्या किया गया, माना गया और क्वाड की स्थापना के लिए प्रयास किए गए। उसके बाद क्या होता है, 2017 के बाद इसमें 4 देश जो है जुड़े। 4 देश की अगर बात करें, इसमें 4 देश कौन से हैं, तो एक आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक आपका जापान है, और एक आपका इसमें साहब यूएसए है, और एक आपका कौन सा है, एक आपका इसमें इंडिया है। ये सारे देश जो हैं इसके सदस्य हैं। और 2024 की जो क्वाड की बैठक है वो कहां पर हो रही है, तो ध्यान रखना 2024 की क्वाड की बैठक यूएसए में हो रही है। 2023 की क्वाड की बैठक जापान में हुई थी। क्वाड की जो स्थापना की गई है, अगर आपसे पूछा जाए इसका एम क्या है, तो इसका एम है जो चीन की शक्ति है, चीन की शक्ति, और वो भी किस चीज में चीन की शक्ति, वो भी आपसे पूछा जाए तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में क्या करनी है, कम करने के लिए, उसके लिए जो है ये क्या किया गया था, क्वाड की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना क्वाड का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, क्वाड का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। क्लियर है, क्वाड का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, श्रीलंका में अभी चुनाव हुआ। चुनाव आपको पता है कि पिछली 3 क्लासों से हम लगातार श्रीलंका के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। श्रीलंका में जो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में आपको ध्यान रखना है क्या हुआ कि श्रीलंका में सबसे पहले क्या चुने गए, राष्ट्रपति चुने गए। और यहां पर जो राष्ट्रपति चुने गए, मैंने आपको बताया था कि इसमें 38 व्यक्ति जो हैं यहां से क्या लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। और 38 व्यक्तियों में क्या हुआ
कि यहां पर अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है, अनुराग कुमार, ध्यान रखना, अनुराग कुमार दिसानायके, इन को अगर देखा जाए तो 42% वोट मिले और ये जो है यहाँ के क्या बन गए साहब, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बन गए। 2022 के बाद जब से जो है यहाँ पर क्या हुआ था, 2022 में यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद ये पहली बार ये चुनाव हुए हैं। तो इसमें ये तो दिसानायके, अनुराग कुमार दिसानायके जो है वो राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री चुना है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसको चुना है, अमर सूर्य को चुना है। किसको चुना है, हरिनी अमर सूर्य को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री चुना है। ध्यान रखना, अभी तक तीन महिला श्रीलंका में क्या बनी है, श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनी है। कितनी महिला, 3 महिला श्रीलंका में प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान ये वाली बात भी रखनी है कि दुनिया की पहली महिला पीएम, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की पहली महिला पीएम वो कौन थी, तो आपको पता होगा दुनिया की पहली महिला पीएम, आपको पता है कि श्री मावो भंडार नायके, ये क्या है, यहाँ की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा आपको पता है, मुद्रा इसकी श्रीलंका रुपया है। इसकी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धना कोट्टेपुरे, पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी, अब इसकी राजधानी क्या है, अब इसकी राजधानी जो है श्री जयवर्धना कोट्टेपुरे है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यहाँ इसका पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि श्रीलंका को दूर से देखने पर ये ऐसा दिखाई देता है जैसा मोती, या कई बार ऐसा दिखाई देता है जैसे नारियल। तो कई बार ये कहा जाता है कि मोती की आकृति का या नारियल की आकृति का देश किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है, पाक की खाड़ी। पाक जल संधि जो है आपकी, पाक की खाड़ी भी ध्यान रखना, पाक और पाक वे की अगर बात करें तो ये किसके बीच है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। इसके अलावा पाक जल संधि जो है वो किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कच्चा थीवू द्वीप जो है वो किस किस के बीच विवादित है, तो आप ध्यान रखना कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो क्या है, विवादित है। और एक आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि अभी चीन ने पिछले 2 साल पहले क्या किया है, यहां पर एक बंदरगाह का डेवलपमेंट किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हम्बनटोटा। यहां पर एक और आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि यहां पर एक आतंकी समूह था जिसका नाम क्या था, लिट्टे। वो कौन से द्वीप पर रहता था, तो ध्यान रखना वो कौन से द्वीप पर, जफाना द्वीप पर रहता था। और इस लिट्टे समुदाय ने क्या कर दिया था, इस लिट्टे समुदाय ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा भाई। 8वां क्वेश्चन है कि 16वीं आपकी एसोसाई असेंबली की जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा की गई है, तो आपका जो 16वां एसोसाई सम्मेलन का उद्घाटन है वो किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा एसोसाई की अगर बात करें तो एसोसाई की जो राष्ट्रपति, एसोसाई की स्थापना से बात कर लेते हैं पहले। एसोसाई की स्थापना जो की गई है 1979 में की गई है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो एशियन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, एशियन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है 2027 तक, ध्यान रखना इसके 2027 तक जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू आपके इसके 2027 तक अध्यक्ष बने रहेंगे। चर्चा का विषय अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो चर्चा का विषय यह था कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लैंगिक विभाजन को इसमें जो है क्या किया जाए, शामिल किया जाए, ये इसकी चर्चा का विषय था। इसमें कुल 42 देश शामिल हुए थे और इसमें लगभग 200 जो है प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ध्यान रखना कितने देश शामिल हुए, 42 देश शामिल हुए और लगभग 200 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। मुक्तेश कुमार परदेसी को किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है,
मुक्तेश कुमार परदेसी की अगर बात करें तो मुक्तेश कुमार परदेसी को तुर्की का क्या किया गया है, तुर्की का नया क्या है, राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इसमें और मैं आपको बता देता हूं तुर्की के बारे में, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। तुर्की का नया नाम जो है, ध्यान रखना, तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की है। इसकी राजधानी क्या है, अंकारा है। मुद्रा की अगर बात करें, मुद्रा इसकी लीरा है। और राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, रजब तैयब एर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कई बार पूछा जाता है कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, यूरोप का मरीज जो है वो किसको, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाएगा। क्लियर है भाई बात, यूरोप का मरीज किसको, तुर्की को कहा जाएगा। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है, ध्यान रखना कि तुर्की के एक जो है कौन है, शूटर है, ठीक है, एक शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में क्या किया है, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और ओलंपिक इतिहास में वो अभी के पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं पहन रखा था और उसके बाद वो गए, निशाना लगाया और उन्होंने सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। तो जरा बताओ कि तुर्की के जो शूटर है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, क्या नाम है, क्या नाम है, बहुत चर्चा में रहे थे, उनका नाम क्या है, जरा कमेंट में बताना। आपको मैंने ये ओलंपिक वाली क्लास में आपको बता रखा है पूरा। पुणे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, और अभी जो है पुणे के क्या कर दिया गया है, एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। पुणे के एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, पुणे के एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। दरअसल क्या है, कहानी यह है कि इसमें जो आपके नितिन गडकरी हैं, नितिन गडकरी ने क्या कहा था कि पुणे एयरपोर्ट को बदलने के लिए कहा था कि पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दीजिए। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा कि जो है महाराष्ट्र में सबसे बड़े संत अगर कोई हुए हैं, सबसे बड़े संत हुए हैं तो वो कौन हुए हैं, संत तुकाराम हुए हैं। अब इन्होंने ध्यान रखना है कि केंद्रीय जो नगर विमानन राज्य मंत्री है उनका नाम क्या है, मुरलीधर मोहोल है। विमानन राज्य मंत्री का नाम ध्यान रखना है, मुरलीधर मोहोल है। संत तुकाराम के बारे में बताऊं तो 17वीं सदी में जो आपके हिंदू धर्म के प्रमुख प्रचारक रहे हैं, हिंदू धर्म के प्रचारक में से एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जिनका नाम क्या है, संत तुकाराम। एक और आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु जो थे चैतन्य थे, इनके गुरु का नाम क्या था, चैतन्य। और इनके दर्शन को भी पूछा जा सकता है, तो इन्होंने वारकरी दर्शन और वैष्णव संप्रदाय का जो है क्या किया, इन्होंने प्रचार किया था। लास्ट आपको ध्यान रखना है कि ये एक जो है कवि भी थे, क्या थे, ये कवि थे। और आपको ध्यान रखना है कि 17वीं सदी के आसपास जो रामानंद है, रामानंद के द्वारा क्या किया गया था, धर्म प्रचार शुरू किया गया था। रामानंद के द्वारा सबसे पहले धर्म प्रचार शुरू किया गया था। रामानंद के प्रमुख जो है 10 शिष्य थे, और रामानंद के 10 शिष्यों की क्वालिटी ये थी कि उनके जो शिष्य थे सभी के सभी अलग अलग जातियों से थे। आज की क्लास में हमने जो है अच्छे क्वेश्चन डील किए हैं, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। एग्जाम सिलेक्शन 360 आपकी तैयारी में जो है मदद करता रहेगा। एग्जाम सिलेक्शन 360 को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।